अच्छी खासी वीकनेस आ चुकी है मार्केट में। बैंक निफ्टी की तरफ से जो शुरुआत हुई वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त 200 पॉइंट बैंक निफ्टी लाल में काम कर रहा है, लेकिन ऊपरी तरफ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई चल रही है मिड कैप शेयर्स में, रेलवे स्टॉक्स में धुआंधार पिटाई। IDFC बैंक के नतीजों के बाद 5% नीचे, जी तो सर्किट पे ही है। और ओबरा रियल्टी पर ध्यान रखिएगा 8.5% नीचे है। कमज़ोर नतीजे और उसके बाद फिर ये पूरे सेक्टर में यानी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग रियल एस्टेट शेयर्स में देखने को मिल रही है। तो आज मुनाफा वसूली का दिन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3.5% नीचे 143 पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिप्ला नतीजे अच्छे दिए हैं, वो 8% ऊपर, और परसिस्टेंट सिस्टम 6% ऊपर है 8388, लगभग 8400 रुपये पर ये कामकाज करता हुआ दिख रहा है। स्प्लिट की खबर भी थी इसमें, नतीजों के बाद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पे अभी भी अच्छी खासी मजबूती है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में कमज़ोरी है। सूर्योदय योजना अनाउंस की प्रधानमंत्री ने, तो उसकी वजह से बोरोसिल जैसे शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी 14% ऊपर है। इरेडा शुरुआत में तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन अब फ्लैट 150 पे कारोबार कर रहा है। 0.44% की मजबूती है यहाँ पे। चलिए आज हम बातचीत करेंगे एंजल वन की स्नेहा सेठ से, जो हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि अचानक से ये इतनी तेज गिरावट है, क्या लग रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ सपोर्ट है? अगर आप देखें तो नीरज जी, मार्केट में जिस तरह के ओवरऑल सेलिंग दिखी है पिछले हफ्ते, वहां से थोड़ा सा अभी अपसाइड में सेलिंग प्रेशर रहेगा ही। अभी के लिए मेरा मानना है करके कि निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन है अराउंड 21,500 के आसपास, और अपसाइड में 21,770 से लेके 800, हर 50 पॉइंट्स के इंटरवल में एक रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना है अभी के लिए फिलहाल के लिए मार्केट में जैसे भी आप देखें कि अपसाइड में ओपनिंग आती है या थोड़ा भी बाउंस बैक मिलता है, वहां पर आप सेल करके ट्रेड करना चाहे तो वो फोकस कर सकते हैं। इंडिविजुअल काउंटर्स पे फोकस करेंगे बेटर रहेगा, ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेड ना करें इंडेक्स में, बेटर रहेगा। बैंकिंग इंडेक्स अगर बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा ही था। हालांकि काफी अच्छा जो रेजिस्टेंस था पिछले 3 सेशन में, दैट वाज अराउंड 46,200 के आसपास, वो सरपास किया था। हालांकि वो स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पाया और वहां से भी फिर से बैंकिंग इंडेक्स में सेलिंग दिखी है। तो ओवरऑल मेरा मानना है करके कि थोड़ा सा इंडेक्स में आप लाइट रहें। हायर लेवल्स पे अगर किसी को भी एग्जिट करने को मिलता है, कोई लॉन्ग में फंसा है, तो आप एग्जिट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये राय बन रही है। एक 200 पॉइंट की आप रेंज समझ लीजिए, 500 से 700 के बीच में रेजिस्टेंस भी है, और इसके बीच में मार्केट छू लेगा अभी कुछ देर तक। देखते हैं कैसे बिहेव करता है। चलिए फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। अजय कुमार दुआ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ जी, नमस्कार नीरज जी। जी हाँ, मेरी ये क्वेरी है HDFC लाइफ पर। हाँ, इसमें मैंने 4 शेयर्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 738.82। ये मैंने होल्ड किए हुए हैं सिंस द लास्ट वीक ऑफ द September 21 जी। तो इसमें क्योंकि मैंने इसे काफी टाइम होल्ड भी कर लिया, और आगे भी मैं इसमें कोई मेरे को जल्दी नहीं है। आई कैन होल्ड इट फॉर अनदर 2 years और सो, बट ओनली थिंग आई वांट टू नो कि क्या मैं इसे अभी होल्ड रखूं, क्या इसमें इक्वलाइज करूं, या इसको एग्जिट कर लूं? ओके, सारे विकल्प सामने रख दिए हैं अजय कुमार जी ने। स्नेहा जी क्या करना चाहिए अजय जी को? खरीदें, बेच दें, एवरेज करें, क्या करें? अगर आप ये काउंटर देखें तो यस, हाई लेवल्स पे सेलिंग काफी अग्रेसिवली आई है बीच बीच में, और वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आई है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और प्रेशर भी आ सकता है। एक सपोर्ट जोन के आसपास जरूर है। अगर आप देखें तो 600 के आसपास 580, ये जोन एक सपोर्ट जोन है। तो अभी के लिए मेरा मानना है करके कि अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 570 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जो अभी भी काउंटर थोड़ा तेजी करता है, और अगर आप देखें करके कि जो एक रेजिस्टेंस है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, दैट इज अराउंड 620 जोन। तो ये 620 जोन निकाल देता है थोड़ा कन्विंसिंगली, और मे बी ये 630 ये जोन निकाल देगा, तो इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ फिर से आ जाएगी। तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है करके कि थोड़ा सा यहाँ से और नीचे आ जाए। बट आई वुड से करके कि अगर नीचे आता है 570 जोन के आसपास, तो वहां पे आप थोड़ा सा एवरेजिंग का सोच सकते हैं। ओके, तो ये है स्थिति, और इसमें आप एवरेजिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो लेवल्स आने पर ही। अगला सवाल है मथुरा से श्याम बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर।
जी, HPCL के बारे में मुझे जानना था, क्या करना चाहिए मुझे अब करंट रेट पे? आज तो बहुत गिरा हुआ है अभी। ओके, करंट रेट पे क्या करना चाहिए? HPCL 449 पे चल रहा है, 4% नीचे, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। आपने किस प्राइस पे लिए थे? मैंने जी काफी 2008 के आसपास लिए थे, जब बोनस नहीं आया था। उससे पहले 230 रुपए के आसपास थे। अगर आपको चिंता की बात है क्या? नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, बच्चों तक के लिए भी कोई चिंता नहीं है। भगवान, मतलब ओके, चलिए पूछते हैं स्नेहा जी। HPCL इन्होंने तो बहुत नीचे ले रखा है, 230 इनकी कॉस्ट, लेकिन जानना चाहते हैं हेल्थ चेक क्या करना चाहिए HPCL में। ओवरऑल काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दी है रिसेंटली। अगर आप देखें 240 से स्टॉक नियरली 480 तक गया था। हालांकि आज के दिन थोड़ा सा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट इतने स्ट्रॉन्ग शार्प मूव के बाद थोड़ी बहुत इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। बट ओवरऑल काउंटर काफी अच्छा है, पोटेंशियल काफी ज्यादा है अगर आप थोड़े और समय भी होल्ड करते हैं। जो एक 50 लाइक उसका लाइफ टाइम हाई है अराउंड 490, ये सरपास होने के भी चांसेस आई वुड से करके कि होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, तो HPCL में कोई चिंता की बात नहीं। वैसे भी बंसल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर है इस समय, क्योंकि बहुत चल भी गए थे, तो आपको तो खैर बहुत चिंता की बात नहीं है, आप होल्ड करिए इसको। स्नेहा जी रुकिएगा जरा, केनफिन होम्स के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए उसमें मुनाफा करीब 33% बढ़कर 200 करोड़ के आसपास चला गया, और ब्याज से आमदनी 30% बढ़ी है, 329 करोड़ के आसपास थी। हालांकि NPA में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, ग्रॉस लेवल पे भी। क्या रीज़न थे, किस तरीके के नतीजे, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के MD एंड CEO सुरेश अय्यर जी हमारे साथ हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग। सर, ये NPA क्यों बढ़ा है, क्या रीजंस थे इसके? देखिए, हमारे ये एक 670 करोड़ का रिस्ट्रक्चर्ड बुक था, जो हमने कोविड रिस्ट्रक्चरिंग जो ऑफर किया था। वो रिस्ट्रक्चरिंग बुक में बेसिकली हमारी जो जैसे जैसे ये पोर्टफोलियो बाहर निकल के आ रहे हैं, उसमें थोड़े NPA हैं। हमने गाइडेंस दिया था कि इसमें 15% जितना पोर्टफोलियो NPA में मूव हो रहा है, एंड ये विद इन 15% का लिमिट में ही है। जी, तो क्या 170 करोड़ का नवंबर में रिस्ट्रक्चरिंग से बाहर आ गया है, एंड उसमें अबाउट 670 का 15% इज अप्रोक्सीमेटली हमने 100 करोड़ का NPA का गाइडेंस दिया था, विच इज विद इन दैट लिमिट। अभी 96 करोड़ का NPA हुआ है। आगे चलते इसका और इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज एंटायर पोर्टफोलियो बाहर आ चुका है। इसमें जो भी रिपेमेंट का ट्रेंड है वो वी आर अवेयर ऑफ इट। सो आगे जाके इसमें से रिकवरी की संभावना है, बट नॉट एनी फर्दर डिटीरियोरेशन। ओके, ओवरऑल एसेट क्वालिटी सर कैसी चल रही है? ओवरऑल अदर देन द रिस्ट्रक्चर बुक, हमारी जो NPA है वो अभी भी 0.62% है, विच इज वेरी स्ट्रांग। उसमें कोई डिटीरियोरेशन मेजर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो क्वार्टरली साइक्लिकल जो दिखता है क्वार्टर्स में, बट देयर आल्सो कोई इंप्रूव ये डिटीरियोरेशन नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन वेरी स्ट्रांग। 0.62% ही है हमारा नॉन रिस्ट्रक्चर्ड बुक में। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर्ड बुक में अब फर्दर नहीं है, जो आपने गाइडेंस दिया था उसी विद इन लिमिट ये सारा कुछ अभी हो रहा है, राइट? बिल्कुल। एक चीज और रिजल्ट में देखने को मिली कि आपका डिसबर्समेंट यानी लोन जो देते हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमजोरी देखने को मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही। क्या रीजन है इसके सर? देखिए, लास्ट क्वार्टर हमारे इन द कंपनी देयर वाज अ फ्रॉड। उसकी वजह चलते हमने काफी स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोसेसेस किए थे, एंड उसकी चलते काफी डिसबर्समेंट में थोड़ा इम्पैक्ट आया है। एंड अक्टूबर पर्टिकुलरली मंथ जहां हमने सेंट्रलाइज डिसबर्समेंट, सेंट्रलाइज रिकंसिलिएशन वगैरह सब इम्प्लीमेंट किया था, तो उस महीने में काफी इम्पैक्ट आया था। बट दिसंबर के आते आते वी आर बैक टू अवर ओल्ड लेवल। 700 करोड़ का रफ रन रेट हमारा फिर से हम आ चुके हैं उस लेवल पे। सो वो एक महीना जो 1-1.5 महीने का जो इम्पैक्ट रहा, उसकी वजह से डिसबर्समेंट एक क्वार्टर में काफी कम रहे हैं। बट अभी 700 का रन रेट आते आते हमारा नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 2500 का डिसबर्समेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से आपने अपनी सेलिंग एजेंट पे डिपेंडेंसी कम की है, तो उससे दो चीज़ें निकलेंगी। एक तो या तो आप अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करें, तब टारगेट हासिल होगा, और दूसरा आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। क्या स्थिति इस समय, कितनी कम कर दी आपने DSA के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी?
देखिए डीएसए हमारा जो था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 85% सोर्सिंग डीएसए चैनल के थ्रू होता था। अभी ये क्वार्टर में Q3 में ये कम होके अभी 79% तक आ चुका है और आगे जाके हमारी ये इच्छा है कि इन अनदर नेक्स्ट 2 इयर्स में इसे 60-40 तक ले आना है। हमारी जो टारगेट है वो 60% डीएसए चैनल के थ्रू एंड 40% डायरेक्ट सोर्सिंग या डिजिटल चैनल के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं। ओके सर, ये बताइए अय्यर सर कि ओवरऑल जनरल सिनेरियो क्या है मार्केट का? अभी भी उस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, वैसी ही क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है कि या आप थोड़ा सा प्लेटो होते हुए दिख रही है? क्योंकि बहुत जगहों पे लग रहा है कि इस लगातार जो इतनी शानदार ग्रोथ थी अब वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए वेरी हाई एंड ऑफ द सेगमेंट जो है मोर देन 1.5 करोड़ का जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें अभी भी काफी तेजी है एंड काफी प्रोजेक्ट्स है वो बिल्कुल विद इन अ वीक विद इन अ मंथ कंप्लीटली बुकिंग हो रही है। बट जो अफोर्डेबल सेगमेंट है और थोड़ा मिड साइज लोअर मिड साइज सेगमेंट है वहां थोड़ी गिरावट पॉसिबल है एंड ये बेसिकली ये सीएलएसएस स्कीम जो था गवर्नमेंट का वो जो बंद होने के बाद से ये थोड़ा ट्रेंड देखने को मिला है जहां ये वीकनेस दिख रही है इन द डिमांड। ओके, तो इसका कितना असर हो सकता है? देखिए इसमें हमारी जो एवरेज टिकट साइज है वो अराउंड 22 to 25 लाख्स है और हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने शुरुआत में बनाई थी वो ये है कि हम स्लाइटली टिकट साइज को इंक्रीज करेंगे एंड स्लाइटली बिगर टिकट साइज प्रॉपर्टीज में टारगेट करेंगे। सो इसके चलते ये रियल अफोर्डेबल सेगमेंट में तो हमें बहुत इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है एंड हमारा जो ये स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सक्सेसफुल भी हो रहा है बिकॉज ये 36% से हमारा जो मोर देन 30 लाख का जो बिजनेस है वो इम्प्रूव होके almost 2 to 3 percentage point improve हुआ है। So we are seeing some ये strategy का success हमें थोड़ा दिख रहा है बट yes अगर ये बजट में लेकिन एक संभावना है कि कुछ हाउसिंग की तरफ कुछ अनाउंसमेंट हो तो शायद ये एरिया फिर से पिकअप हो सकता है बट फिलहाल जो है मेनली द मार्केट इज डूइंग वेल इन द हायर एंड। अय्यर सर, बजट में का आपने जिक्र किया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में? किस तरीके के अनाउंसमेंट? क्योंकि ये तो वोट ऑन अकाउंट है, इस पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं वो तो है बट आई थिंक एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इफ वी शुड हैव समथिंग अगर कुछ हो तो आई एग्री ये वोट ऑन अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा बट हाउसिंग के लिए मे बी इफ समथिंग कम्स इट विल पॉजिटिव। मेरा मतलब है कि अगर कुछ अनाउंसमेंट आए तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, आए तो पॉजिटिव नहीं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सर। एक सवाल और, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि हायर सेगमेंट जो है बड़े टिकट साइज वाला वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिल्डर्स भी हम लोग बात करते हैं तो वहीं सारे मकान बिक रहे हैं। छोटे टिकट साइज वालों में उनका हिसाब से ग्रोथ कम है। आज का जो बड़ा सेगमेंट है वो छोटी टिकट साइज वाला है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं बड़े टिकट साइज की तरफ। तो ये एक डाइकोटमी जैसी सिचुएशन बन रही है आपके लिए कि जिधर आप जाना चाहते हैं उधर ग्रोथ अब स्लोइंग हो रही है और जो आपका बेस है उधर उतनी ग्रोथ अब शायद है नहीं। हाँ नहीं तो जहां हम जाना चाह रहे हैं इसी वजह से जाना चाह रहे हैं क्योंकि टिकट साइज वहां इंप्रूव होने से भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड वो सेगमेंट में भी ग्रोथ भी है एंड इवन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अगर आप देखें प्रॉपर्टी वैल्यूज भी अगर आप देखें लैंड के जो प्राइसेस है वो भी ऊपर जा रहे हैं तो उसके चलते नॉर्मल 3 to 5% इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन द टिकट साइज तो होना है। जो एवरेज हम इतने साल से देखते आ रहे हैं कि हर साल 3 to 5% इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू तो हो रहे हैं बट आगे चलते बिकॉज ये हायर सेगमेंट में और जनरल इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी इंप्रूव हो रहे हैं, लोगों के हाथ में इनकम जो है सो उसकी वजह से पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय बिगर प्रॉपर्टीज। तो इनफैक्ट डिमांड भी अगर वही है तो इट मेक्स सेंस कि हम वही उसी सेगमेंट में थोड़ा टारगेट करें। एक लास्ट क्वेश्चन सुरेश सर, हम लोग देख रहे हैं इस बार की बहुत सारे बैंक्स और तमाम फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जा रही है, डिपॉजिट के लिए मारामारी है। हाँ जी, है ना, ये स्थिति एक बन रही है। ऐसे में आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन है? क्रेडिट कॉस्ट का आउटलुक क्या है, कितनी ऊपर जा सकती है और फिर मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं क्रेडिट कॉस्ट तो बिकॉज ऑफ एनपीएस होगा तो उसमें ज्यादा नहीं होगा लेकिन बोरोइंग कॉस्ट अगर आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ डिपॉजिट रेट्स वगैरह तो बोरोइंग कॉस्ट हमारे जो है इस क्वार्टर में अबाउट 3 basis points इंक्रीज हुआ है बट उसके कंपैरिजन में हमारे जो एसेट साइड पे जो यील्ड ऑन बुक्स है वो भी काफी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। सो ओवरऑल हमारा जो स्प्रेड एंड निम जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर में एंड उसके 2 रीजन है। एक ये कि हमारा जो
डिपॉजिट बोरोइंग साइड है, वी हैव अ रेटिंग अपग्रेड हमें मिला है फ्रॉम AA+ हमारी जो रेटिंग है इकरा से जो हम लेते हैं उसमें AAA की रेटिंग मिली है, तो उसकी वजह से हमारे बोरोइंग में वी हैव हैड अ स्लाइट बेनिफिट। और दूसरा ये है कि हमारे जो एसेट साइड है उसमें बिकॉज हमारा रीसेट एनुअल रीसेट पोर्टफोलियो पे आया है, वो उसकी वजह से हमारे यील्ड में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो एज ऑफ टुडे हमारी जो यील्ड एंड स्प्रेड है वी आर एट इन द लास्ट 6 to 7 क्वार्टर्स में वी आर एट द हाईएस्ट लेवल। सो दैट इज द टू मेन रीजन। और आगे चलते जो ये रेटिंग अपग्रेड जो हुआ है उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। एंड दूसरा ये है कि आगे हमारा जो इस साल का NHB का रिफाइनेंस है वो अभी तक हमने लिया नहीं है और उसके हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही सैंक्शन आएगा हम पिकअप करेंगे। और वहां हमारा नॉर्मली आवर NHB का जो बोरोइंग कॉस्ट इज द लोएस्ट फॉर अस, तो अगर वहां 1000-1500 के बीच में अगर हमारा सैंक्शन मिलता है तो वी विल बी पिकिंग अप दैट पोर्टफोलियो दैट रिफाइनेंस। उसके चलते हमारा कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आना चाहिए बोरोइंग कॉस्ट। जी सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और नए क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। साथ ही हम सब लोग या पूरा मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा है कि भले ही ये वोट ऑन अकाउंट है लेकिन उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो केन फिन होम्स में कई सारी चीज़ें थी पिछले क्वार्टर में, DSA की डिपेंडेंसी कम की और एक गड़बड़ भी हुई थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी बैंक ने बेटर मैनेज करने की कोशिश की। आज थोड़ा सा नीचे 3%, 750 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए फटाफट अपने दूसरे दर्शक की तरफ चलते हैं जो सवाल पूछने के लिए बिल्कुल तैयार है। भावेश अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भावेश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर जी, मेरे पास आइडिया के शेयर है सर, 15,000 शेयर है, 17.32 के। 17 रुपये 32 पैसे पर वोडा आइडिया लिया है और इस समय भाव चल रहा है 14 रुपये 70 पैसे। नुकसान हो रहा है आपको? नुकसान हो रहा है। क्या करेंगे बताओ? नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको? बेचने का मन कर रहा है क्या, या और खरीद लें, एवरेज कर लें, ऐसा है मन में चल रहा है? ना, और नहीं खरीदने से क्या करना चाहिए वो आपसे राय चाहिए जी। स्नेहा जी मदद कीजिए। वोडा आइडिया इन्होंने ले लिया 15,000 17.32 पे, लेकिन अब वहां से गिर गया है, 2 रुपये 62 पैसे पर शेयर का लॉस है। क्या लग रहा है आउटलुक इसमें, चार्ट पे कैसा दिख रहा है? ओवरऑल अगर आप देखें तो नीरज जी यहाँ पे जब अब मूव आई थी उसमें वॉल्यूम्स थे, बट अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जरूर है डेली चार्ट में। मेरा मानना है करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 13.25 के आसपास और होल्ड करें। अगर यहाँ से थोड़ी रिकवरी आती है अपसाइड में, आप 16.7 ये निकालते हुए देखेंगे तो फिर से ये मोमेंटम में आ जाएगा। तो ओवरऑल आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये भवेश जी भाई। अगला सवाल है सीमा सिंह कटियार का, भोपाल से जुड़ रही है। सीमा जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल? नमस्कार। मेरे पास आज की तारीख में करीब 6,500 IFCI है जो मैंने खरीदा था। एवरेज प्राइस उसकी 16 रुपये 79 पैसे है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अभी होल्ड कर सकती हूँ जिस तरह से ये प्राइस बढ़ रहा है शेयर का, या कुछ प्रॉफिट बुक कर लूँ, निकल आऊँ, या लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ? वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और ये शेयर मैंने लास्ट ईयर नवंबर में खरीदा था। ये नवंबर निकल गया, उससे पहले मैं नहीं खरीदा था। सीमा जी जब आपने ये शेयर खरीदा था IFCI का लास्ट नवंबर में, तो आपके मन में क्या था, क्यों लिया था ये आपने? ऐसा है सर, मेरे पास ये शेयर 2008 से है, 1,000 शेयर थे, लेकिन मैं कंपनी को बराबर ट्रैक कर रही थी और रिसेंटली इसने एक रिवर्सल दिखाना शुरू किया था। 8-9 रुपए से बढ़कर ये 11-12 तक आया था, तो मैंने धीरे से इसको दोबारा से ऐड करना शुरू किया था क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंसेस के बारे में कंटिन्यूअसली मैं पढ़ती रहती हूँ। तो देखकर मुझे लग रहा था और कि हालांकि इसके बारे में कमेंट्री और कहीं ज़्यादा थी नहीं, सो इट वाज अ गट फीलिंग एंड देन आई वाज रीडिंग, सो आई एडेड अ लॉट मोर। तो आप चार्ट भी देखती हैं या फंडामेंटली केवल ट्रैक करती हैं? सो मैं जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसको मैं बेसिकली ज़्यादा नज़र रखती हूँ। ओके सीमा जी आप क्या करती हैं? मैं आपके यहाँ सास बहू सेंसेक्स पे 2 बार आ चुकी हूँ। मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, बेसिकली लखनऊ से हूँ, इस वक्त मैं भोपाल में हूँ। अरे वाह, तो लखनऊ तो खैर मेरा भी शहर है, लेकिन मुझे बड़ा दिलचस्प ये लग रहा है कि आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, मार्केट को आप ट्रैक करती हैं, रिजल्ट देखती हैं क्वार्टरली, और IFCI का शेयर आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा वहाँ से बहुत अच्छा गेन आपको
हो रहा है इस समय। तो क्या आज है ये बताइए, कॉलेज में बैठे बैठे भी आपने मोबाइल पे थोड़ा बहुत पढ़ती रहती है क्या? नहीं सर, नहीं सर, घर पे? इसीलिए मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नहीं हूँ। ओके, सो इंटरेस्टिंग। और भी कोई आपके घर में ट्रेडिंग करता है, सिर्फ आप ही? नहीं सर, ट्रेडिंग कोई नहीं करता है। मेरी माँ इन्वेस्टर हैं, ये आपको जानकर बहुत हैरत होगी। वो 80 इयर्स की हैं और मैंने उन्हीं के मोटिवेशन पे ये काम शुरू किया था। माता जी को प्रणाम है आपकी। वो उनको कैसे लगा कि उनको, मतलब अब 80 की एज में भी वो करती, तो बहुत पहले से कर रही होंगी वो? जी सर, वो आप तो जानते हैं वो एक फेज ऐसी आई थी जो कि हर कोई शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था। मेरे फादर भी जुड़े हुए थे, लेकिन लॉसेस के बाद वो एग्जिट कर गए। मेरी माँ सिर्फ इन्वेस्टर थी, उन्होंने सारे शेयर्स रखे रही, तो आज हम दोनों ही प्रॉफिट्स रीप कर रहे हैं। क्या बात है। देखिए ये नारी शक्ति है, रेजिलियंस देखिए आप। उन्होंने हार मान ली, लेकिन माता जी ने हार नहीं मानी और बेटी को भी सिखाया। स्नेहा जी भी एक बेटी है। तो वो इन्वेस्टर थी। जी जी सर, वो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है। जी जी बिल्कुल, इन्वेस्टर ही तो पैसा बनाता है ज़्यादा। स्नेहा जी देखिए, सीमा जी ने क्या ज़बरदस्त IFCI में 1679 पे खरीद रखा है और आज इसका भाव 42 रुपये है। क्या राय बनती है आपकी? ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा मूव किया है और रिसेंटली वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। मेरा मानना है एक रेजिस्टेंस जरूर है अराउंड 45 से 50 जोन के आसपास, बट आई थिंक यहाँ से अप मूव कंटिन्यू हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि जो रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ वो भी सरपास हो जाए और 68 से लेके 69 तक की भी लेवल्स आगे चल के देखने को मिले। तो आई वुड से इसे होल्ड करें, काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग है, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका हाई 2007 या 8 के आसपास करीब बना था और वहाँ से ये स्टॉक लगातार गया और जनवरी 2021 में तो ये 3 रुपये तक का चला गया था और वहाँ से इसने लगातार किया है। हालांकि मुझे चार्ट देखना नहीं आता, लेकिन एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा इसमें बना। अगर आप पूरा 10-15 साल का चार्ट देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। तो खैर, ये स्नेहा जी ने जो आपको राय दी है इसको आप मानिए। इन्होंने जो सुझाव दिया, आपको होल्ड करिए इसको, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न आपको बन रहा है और मोमेंटम को चेस करना चाहिए। यहाँ पे 200% का रिटर्न सीमा जी ने लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति थी IFCI की, जिसमें अच्छा पैसा बना और इस बीच मार्केट आज दुखी कर रहा है लोगों को। सारे इंडाइसेस रेड में। बैंक निफ्टी 324 पॉइंट, मिड कैप 372 पॉइंट, निफ्टी 26 पॉइंट। अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट आपको सारे इंडाइसेस में देखने को मिलेगी। निफ्टी 200 पॉइंट अपने हाई से, यानी डे हाई से 200 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो एक वीक मार्केट ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में अब नज़र आएगी कि सेकंड हाफ में ये किस तरीके का प्रदर्शन करता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।